नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं कि एक गैंग का खुलासा किया है जो म्यांमार से रोहिंग्याओं को लाकर उत्तर प्रदेश की सीमा में नोएडा में उनको बसाने का काम करता था और फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन लोगों को यहां लाकर और मानव तस्करी में यह गैंग लगा हुआ था, जिसमें वो लड़कियों को लाते थे, लड़कों को लाते थे नौकरी लगाने के नाम पर और उन लड़कियों को गैर कानूनी ढंग से यहां लाकर और देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लोगों को बेच देते थे। ये सारे गिरोह का खुलासा ये किया है एडीजे प्रशांत कुमार ने, जो कि उत्तर प्रदेश में एडीजी कानून व्यवस्था हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि म्यांमार का रहने वाला मोहम्मद नूर ये यहां रह करके भारत में और भारत के कई शहरों में, जिसमें कि नोएडा है, दिल्ली है और दिल्ली के मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन एरिया में बाकायदा ये जनसंख्या को लेकर जिस तरह से रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहा था, एक अनुमान के अनुसार 4 से 5 लाख रोहिंग्या म्यांमार से यहां भारत में ये ला चुका है। और इस तरह के गैंग और भी सक्रिय हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो एटीएस के गिरफ्त में लोग आए हैं, वो ये जो मोहम्मद नूर पकड़ में आया है, इससे खुलासा हुआ है कि ये भी हजारों लोगों को इस तरह से ला चुका है। रास्ता पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जरिए पहले बॉर्डर पार कराया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल में लाने के बाद इन सब म्यांमार के निवासियों को फर्जी सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब कुछ बनाए जाते हैं और उसके बाद ये पूरे भारत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे से ही मानव तस्करी का काम करते हैं, लड़कियों को बेचने का काम करते हैं। कोई अगर कंप्लेंट करे तो कहां जाए, क्योंकि इनके पास दस्तावेज नहीं है। इनको डराया जाता है कि अगर तुम थाने में गए तो तुमको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देगी, क्योंकि तुम्हारे पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है, और इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसमें कार्रवाई की। 36 घंटे तक कम से कम 30 बड़े अधिकारी इस पूरी निगरानी को कर रहे थे कि किस तरह से इस गैंग को पकड़ा जाए। अल्टीमेटली ये गैंग पकड़ा गया और इस गैंग के पकड़ने से एक बार फिर से ये खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के जरिए ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो या फसाद हो और यहां जनसंख्या की स्थिति गड़बड़ हो, मुस्लिम वोट ज्यादा हो जाए ताकि योगी जी को हराया जा सके। लेकिन योगी की पुलिस है, तुरंत एक्शन लेती है। और आपको बताएं, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग का भी खुलासा हुआ था, जिसमें उमर खालिद नाम का एक व्यक्ति मूक बधिर लड़कों को, बच्चों को वो कांटेक्ट करता था और मूक बधिर टीचर ही उसमें इन्वॉल्व थी। नोएडा के अंदर ये जो कॉलेज था, यूं तो एनजीओ के नाम पर चल रहा था, लेकिन मोटा पैसा विदेशों से आता था इनको धर्मांतरण करने के नाम पर। और आपको बताएं, इस धर्मांतरण में दुबई से मुस्तफा शेख था और मुंबई का आमिर शेख सलाउद्दीन, ये दोनों लोग, ये पैसा विदेश से आता था AFMI ट्रस्ट के नाम पे। और ये फिर AFMI नाम का जो ट्रस्ट था, ये यहां समाज सेवा के नाम पर ट्रस्ट चल रहा था। इस ट्रस्ट में पैसा आया दुबई से, विदेशों से, और उसके बाद इस पैसे को यूज किया गया धर्मांतरण के लिए। तो यह भी खुलासा उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पिछले दिनों किया था। इसके बाद बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से मूक बधिर लोगों को बाकायदा आतंकवादी संगठनों से भी मिलवाने की प्लानिंग थी और उनको यह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त करके कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की ताक में ये लोग थे। इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो पता चला। और आपको बताएं, इसी तरह की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार ने भी पिछले दिनों राज्यों को, 4 राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी कि आपके राज्य में अवैध घुसपैठ हो रही है, जिसमें म्यांमार के रोहिंग्या, जो कि खतरनाक जाति होती है, आदमी को मार के खा जाएं, इस तरह के हैं, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं और दंगा फसाद करने में माहिर हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। तो वो जो 4 राज्य है जिनको एडवाइजरी जारी की थी, वो है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड।
यानी ये जो छोटे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों को भी टारगेट किया जा रहा है और बाकायदा बॉर्डर एरिया में इनको बसाया जाता है और वहां दंगा फसाद करना, चोरी झगड़ा करना और इनके जरिए आगे फिर धर्मांतरण करना। जिस तरह से लड़कियों को लाया जा रहा है, तो लड़कियों को बांग्लादेश की ला करके वहां से तो लाते हैं नौकरी के नाम पर और यहां उनको इस्तेमाल करते हैं धर्मांतरण के लिए। तो दोनों संगठनों का गठजोड़ इसमें दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने जो खुलासा किया है, इसके बाद ये बात एक और बार सामने आ गई है कि ममता बनर्जी सरकार ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह की सह दे रही है, इसके बाद ये लगता है कि पूरी एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो उमर खालिद की तरफ से बैंक के खातों की डिटेल देखी गई, अरब कंट्रियों से उसमें पैसा आता था। इसी तरह ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनकी घुसपैठ कराने के लिए हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पूरी सुविधा देती है और इन्होंने ही दंगे किए। पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव के बाद दंगे हुए या चुनाव के पहले हुए, ज्यादातर दंगों में ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये इन्वॉल्व हैं। इन्होंने टारगेट किया और इनके टारगेट में रहता है कि हिंदुओं को टारगेट करना है, इनको मारना है, डराना है, धमकाना है ताकि ये प्रदेश छोड़ के चले जाएं। और हुआ भी, क्योंकि ये जो रोहिंग्या हैं सबसे पहले आके झुग्गी झोंपड़ी पन्नी की बना लेते हैं और सड़क के किनारे कहीं टेंट डाल लेते हैं अपनी पन्नी वाला। लोग सोचते हैं बहुत गरीब है जी, रह रहे हैं, लेकिन इनकी प्लानिंग है कि फिर धीरे धीरे पैसा अर्जित करते हैं। कबाड़ी बीन ली, उससे पैसा हो गया, कुछ हाथ के दस्तकारी काम कर दिया, महिलाएं घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं, जो बच्चे हैं वो फलों की ठेली लगा लेंगे और मस्जिदों के जरिए संपर्क करके ये पूरे भारत में इस तरह से फैल जाते हैं। और जब इनके पास पैसा आ जाता है उसके बाद ये कहीं दुकान खोलते हैं, उसके बाद ये दंगे फसाद करते हैं और मोहल्ले पड़ोस में जब ये आतंक मचाएंगे तो लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं, जो अच्छे शरीफ लोग हैं या जो हिंदू लोग हैं। और इस तरह से इन्होंने कई कॉलोनियों में अपना जुगट्टा बनाया हुआ है। आप अगर दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे तो वहां पे सीमापुरी एक एरिया है, वहीं पे शहीद नगर एक एरिया है। आप देखेंगे वहां किस तरह से इन्होंने सड़क को कब्जाया हुआ है। अगर आप सीमापुरी बस डिपो के आसपास दिल्ली में निकलेंगे, देश की राजधानी है, वहां अवैध मार्केट लगती है, रिंग रोड है, वहां बसें निकलती हैं, बस को निकलने की जगह नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पर और उस सरकारी जमीन में दुकान खोल रखी है। कबाड़ी की दुकान के नाम पर यहां फर्नीचर रखा हुआ है, फ्रिज रखे हुए हैं, एसी रखे हुए हैं, बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं और लाखों रुपए का ये बिजनेस करते हैं। तो इनकी सपोर्ट सरकार भी कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कार्रवाई कर रही है कि वो रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, लेकिन आप देखेंगे दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जैसे ही योगी जी ने बुलडोजर चलाया खादर में, और आप देखिए यहां जो है ये ओखला बैराज के पास ये इनकी झोंपड़ियां तोड़ी गई, क्योंकि ये सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन पर इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था। लेकिन जैसे ही योगी जी ने बुलडोजर चलाया, दिल्ली सरकार इनको पलक पावड़े बिछा के स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। तुरंत उसी दिन इनको बढ़िया से टेंट दिए गए, बिजली का कनेक्शन दिया गया, पानी का कनेक्शन दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, और राशन कार्ड बनाकर या बिना राशन कार्ड के राशन देना शुरू कर दिया, मेडिकल फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। और क्या चाहिए, इनको मुआवजा भी मिलेगा मरेंगे तो सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है। सवाल यह उठता है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां लाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एटीएस ने कार्रवाई की और उनको जेल में डाला, देश के कानून व्यवस्था में है कि यदि कोई इस तरह से विदेशी घुसपैठियों की घुसपैठ कराता है या उसमें मदद करता है तो वो अपराधी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कानून। लेकिन ये दिल्ली सरकार में बैठी हुई केजरीवाल सरकार में अमानतुल्ला खान अपने एरिया में, अपने जो उसका विधानसभा का जो क्षेत्र है, उस विधानसभा के क्षेत्र में वो बाकायदा खुलकर मीडिया के सामने कहता है कि ये योगी जी ने बुलडोजर चलवाया, हमने देखिए यहां इनको बिजली दी है, हमने यहां पानी दी है, इनको टेंट लगवाया है और हम हर सुविधा इनको देंगे। यानी एक सरकार का मंत्री वो खुलेआम इन रोहिंग्याओं की मदद करता है। क्या देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली में ऐसे नेता और ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अवैध घुसपैठ करके आए,
और कोई सरकार उनकी मदद कर दे, कोई सरकार उनके टेंट उखाड़ रही है, कोई सरकार अवैध कब्जा छुटा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक सरकार देश की राजधानी में जो राज करती है वो अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर उनका कब्जा करवा रही है। ये क्या ड्रामा है, ये क्यों हो रहा है? दिल्ली में केजरीवाल जी इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को क्यों बसवाना चाहते हैं, उसमें इनका क्या स्वार्थ है? एक ही स्वार्थ है, तुष्टीकरण करना और उसके कारण से इस देश में राज्यों की सत्ता प्राप्त करना, और यह भी हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना। लेकिन सरकारें ये करें, राजनीतिक लोग ये करें, वो उनकी राजनीति है, लेकिन हमारे देश का कानून और हमारे देश की न्याय प्रणाली वो क्यों मौन बैठी है इस मुद्दे पर, यह समझ से परे है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान ले लिया, जलीकट्टू पर स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन वो रोहिंग्याओं पर मौन रहती है। आखिरकार कब तक और क्यों, ये देश की जनता जानना चाहती है। देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से कि महोदय कृपया ये बताइए कि देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर आपकी नाक के नीचे रोहिंग्याओं को खुलेआम बसाया जा रहा है और सरकार के मंत्री बाकायदा मीडिया में आकर बोलते हैं कि हम इनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। ऐसी घुसपैठ के मामले में आप स्वतः संज्ञान कब लेंगे? वंदे मातरम।